हेलो बच्चों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से गणित मैथ यानी कि निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। अब तक हम लोग इसमें एक्सरसाइज जो है 7 में 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं। ये चौथा पार्ट है और इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन है बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है और वो सारे क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना, तो देखा जाए पहला क्वेश्चन है कि बिंदु R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। यानी कि नियामक है पूछ रहा है, यानी कि नियामक क्या है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु R तथा S लेंगे और यह जो है मिलाने वाली एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न का हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो R S एक रेखाखंड पर, R और S एक रेखाखंड पर इसका दो बिंदु लेते हैं। एक का निर्देशांक 0,6 है और दूसरे का निर्देशांक 8,0 है। ध्यान दिया जाए, एक बाबू निर्देशांक क्या है 0,6, ठीक है, R बिंदु का, और S बिंदु का क्या है 8,0। दम अच्छा से आपको समझ में आएगा। प्रेम पूर्वक इसको देखिए और समझने का बहुत प्रयास कीजिए। हम तो हैं समझाने के लिए हैं और 100% कहते हैं आपको वीडियो से 100% समझ में आएगा। दम पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको समझ में आएगा, बशर्ते हमारे बोर्ड के पास आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखा जाए इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। आपका 8 x2 हो गया, 0 y2 हो गया, x1 0 हो गया, y1 6 हो गया। बाबू समझ में बात तो आ रहा है। तो चलिए ध्यान दिया जाए। तो कह रहा है वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का मतलब कहता है कि इसके बीच वाले को कहा जाता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को मान लेते हैं P और इसका नियामक कह रहा है क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक नियामक x है और दूसरा नियामक y है। यही पूछ रहा है कि बाबू x का मान क्या होगा और आपका y का मान क्या होगा। हमको x और y का मान ही क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना बाबू। तो चलिए ध्यान दिया जाए। तो सूत्र होता है मध्य बिंदु, सूत्र होता है बाबू मध्य बिंदु सूत्र होता है। क्या होता है, जब x y का मान निकालना है तो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y के लिए होता है x y1, क्या होता है बाबू y1 प्लस y2 बटा में 2। ये आपका मध्य बिंदु का बाबू क्या है, सूत्र है। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है ना, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बाबू क्या है, यह सूत्र है। तो देखिए x के लिए यानी कि इस x का मान कैसे निकलेगा, तो इस सूत्र पर निकलेगा, और यह y का मान कैसे निकलेगा, तो इस सूत्र पर निकलेगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, हर एक साल एग्जाम में बाबू आता रहता है। तो ध्यान दिया जाए, x बराबर हम लोग क्या अब लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे x1 और x1 की जगह पर क्या है बाबू, तो 0 है, प्लस x2 की जगह पर बाबू क्या है 8 है, और बटा में क्या है बाबू 2 है। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखा जाए y का मान निकाला जाए। y1 की जगह पर क्या है बाबू 6 है, और y2 की जगह पर क्या है 0 है, और बटा में क्या है 2 है। तो हम लोग क्या कर लिए, x का मान निकल गया, 808 बटा में 2 4। ठीक है, y का मान कैसे निकल जाएगा 606 बटा में 2 3 बार में, यानी कि x का मान 4 और y का मान बाबू क्या आ गया 3। यानी कि हम लोग जो मध्य बिंदु P का मान क्या निकाल दिए, P का मान निकाल दिए, x y के रूप में क्या निकल गया,
P का मान XY के रूप में बाबू क्या निकल गया, XY के रूप में निकल गया 4,3। बताइए यही हमको मान निकालना था और मान निकल गया कि नहीं निकल गया, क्या निकल गया 4,3। तो यहाँ पर आपका आ गया 4,3, यही ना मान निकालना था। तो हम लोग मान क्या किए, निकाल दिए। बात समझ में आ रहा है। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, दम हूबहू इसी तरह बनाना है। आप सोचिएगा सर जी इसमें तो वृत्त के व्यास का बात कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है बाबू, थोड़ा सा समझना है। देखिए हम समझा दे रहे हैं, आधा क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, आधा क्वेश्चन आपको बना लेना है। अगर आप ध्यान से ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा, नहीं सीखिएगा, नहीं अपने आप पर कुछ जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा बाबू, तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है यदि वृत्त के व्यास, देखिए बाबू इसको कहते हैं वृत्त और ये कहलाता है व्यास, ठीक है बाबू। तो वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 है। तो एक है सिरा, इसको मान लीजिए P और इसका दिया है 2,3। अच्छा, एवं -6,7, दूसरा को मान लीजिए Q और ये दिया है -6,7, ठीक है। वो तो उनके केंद्र का नियामक क्या है, तो उनका केंद्र का नियामक कह रहा है। तो मान लीजिए केंद्र का नियामक अपने मन से R मान लीजिए और इसको XY रखकर बना दीजिए। बस वही क्वेश्चन है कि नहीं है बाबू, बताइए। यहाँ पर मान दिया था तो मान दे दिया गया है, यहाँ Q पर मान दिया था दे दिया गया है, बीच वाला मान XY रखे हैं, XY रखकर यहाँ पर मान निकाल दिए हैं। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा। तो चलिए भाई, जब हो जाएगा तो इसको होमवर्क में बनाकर और आंसर को क्या करना है बाबू, आंसर को कमेंट करना है, ताकि हम जाने कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं बच्चे, वास्तव में ये जिम्मेवारी समझकर बनाकर और आंसर क्या किए हैं, कमेंट किए हैं, ठीक है ना बाबू। तो चलिए ये होमवर्क में आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MVVI मोस्ट है। देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया हुआ है -1,0, 5, -2 एवं 8, 2 हो तो इनके केंद्रक के नियामक क्या होंगे। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि यदि एक त्रिभुज के दिया हुआ है मान ABC, ये तीनों का निर्देशांक यानी कि नियामक दिया हुआ है, क्या दिया है, A का दिया है -10, B का दिया है 5, -2, C का बाबू दिया है 8, 2, ठीक है ना बाबू, दे दिया है। हो तो इनके केंद्रक के नियामक क्या होगा। तो केंद्रक देखिए बाबू यह होता है, इसके केंद्रक के क्या पूछ रहा है कि नियामक क्या होगा, इसके केंद्रक का पूछ रहा है कि नियामक क्या होगा, यानी कि इसका नियामक पूछ रहा है क्या होगा। तो मान लेते हैं केंद्रक नियामक XY है, केंद्रक का नियामक पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि O का नियामक पूछ रहा है क्या होगा, पूछ रहा है कि O का नियामक क्या होगा। तो हमने मान लिया O का नियामक X, Y है, यही निकालना है बाबू। तो देखिए जब त्रिभुज का तीनों शीर्ष ABC का नियामक दिया हुआ है तो केंद्रक का नियामक निकालने का एकदम सिंपल सूत्र होता है बाबू, X बराबर होता है X1 + X2 + X3 बटा में 3 और Y बराबर होता है Y1 + Y2 + Y3 बटा में 3। बस यही सूत्र से बाबू क्या होता है, त्रिभुज के जो होते हैं मध्य, त्रिभुज के क्या बाबू, मध्य यानी कि इनके केंद्रक के नियामक निकल जाते हैं। यही सूत्र से त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकल जाता है। तो ध्यान दिया जाए, ये बाबू क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा,
ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। बस इस सूत्र पर मान रख देना है और जो आएगा वो फाइनल आपका केंद्रक का नियामक O का मान xy के मान जो है निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देख लीजिए x का मान कैसे निकलेगा। x1 क्या है बाबू -1 प्लस x2 क्या है बाबू, तो x2 सर जी 5 है। x2 क्या है गुरुजी, तो 5 है और प्लस x3 क्या है बाबू, तो x3 प्लस 8 है बटा में क्या है बाबू 3 है, कॉमा y का मान अब निकाल लिया जाए। y का मान क्या होगा y1 क्या है गुरुजी, तो y1 का मान 0 है, ठीक है 0 हो गया। अब बताइए y2 का मान क्या है, तो -2 है, तो चलिए -2 हो गया। y3 का मान क्या है गुरुजी, तो 2 है, चलिए लिख दिए बटा में 3। देख लिया जाए, कोई दिक्कत किन्हीं को, बढ़िया से बात तो समझ में आ रहा है ना बाबू। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 5 और 8 5 13 डायरेक्ट करिए, 8 5 13 और 13 में से एक घट जाएगा तो 12 और बटा में बाबू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह y बराबर +2 और -2 कट गया, खत्म 0, तो 0 बटा में क्या हो जाएगा बाबू 0 बटा में 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x का मान हो जाएगा 3 चौके 12 4 हो गया, ठीक है ना। और y का मान क्या हो जाएगा बाबू, y का मान 0 और 3 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि आप जान गए x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 4, x का मान क्या आ गया बाबू, x का मान आपका आ गया 4 और y का मान आ गया 0। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x y के रूप में क्या लिख सकते हैं 4,0। यही हमारा मान जो हो गया यहाँ पर 4,0 आ गया। बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो अब त्रिभुज का अगर यहाँ ए बी सी का निर्देशांक दिया रहेगा तो हम लोग केंद्रक नियामक सूत्र से यह x और y का मान मानकर निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। बताइए ये क्वेश्चन बढ़िया लगा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। है ए 0,1, बी है 0,5, सी है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। अब कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, जब यह इस त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है बाबू, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का निर्देशांक यह शीर्ष का दिया हुआ है, यह है 0,1, यह है बी का निर्देशांक 0,5 और सी का है 3,4। देखिए इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, उसी तरह इसको x2, इसको मान लेंगे y2, ठीक है बाबू, इसको x3 और इसको y3, ठीक है। तो अब बताइए x1 का मान 0 है, y1 का मान 1 है, x2 का मान 0 है, y2 का मान 5 है, x3 का मान 3 है और y3 का मान 4 है। सबका निर्देशांक हमको मालूम चल गया। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू एक प्यारा सा सूत्र होता है, उस सूत्र को हमको जानना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। जब 3 निर्देशांक ए बी सी शीर्ष दिए हुए रहते हैं और तीनों निर्देशांक दिए रहते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमको रखने में और आसानी पड़ता है। सूत्र हो जाएगा आपका, सूत्र हो जाएगा x1, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो और सूत्र आसानी से लिखा जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कोष्ठ। अब कोष्ठ में क्या करना है, 1 के बाद आपके लिए भी बहुत आसान है याद करने का सिंपल ट्रिक। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखकर और यहाँ 1 के बाद क्या आएगा, अंदर में सब y रख देंगे। 1 के बाद आता है 2, y2 माइनस 2 के बाद क्या आता है 3, 1 2 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो अंदर में y रहेगा, अंदर में क्या रहेगा y रहेगा। तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा y1, ठीक है बाबू। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y1
और -y2। ये बहुत सिंपल, ऐसे याद कर लीजिएगा तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आराम से और अच्छा से हमेशा की तरह याद हो जाएगा। यही त्रिभुज के क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही बाबू क्या है, सूत्र है। अब चलिए मान रखा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल का, अब सबका मान रखा जाए x1 का मान रख दीजिए 0 हो गया। y2 का मान रख दीजिए 5 माइनस y3 का मान रख दीजिए 4। ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। x2 का मान 0 और y3 का मान 4, y1 का मान 1, उसी तरह से x3 का मान 3, y1 का मान बाबू क्या हो जाएगा 1 और y2 का मान क्या हो जाएगा बाबू 5। ठीक है, देखा जाए 0, 5 में से 4 गया 1 प्लस 0, 4 में से 1 गया क्या हो जाएगा बाबू 3 प्लस 3, 1 में से 5 गया क्या हो जाएगा बाबू -4। तो देखिए ये हो गया आपका 0 में से 1 गुणा करें 0, 0 में से 3 गुणा करें 0, अच्छा 4 यानी -12 हो गया। ठीक है, सूत्र में एक चीज छूट रहा है, सूत्र में बाबू एक चीज छूट रहा है, सूत्र में वह एक चीज क्या छूट रहा है, यहाँ पर होता है 1/2। क्या होता है बाबू, सूत्र में एक चीज छूट रहा है, यहाँ पर क्या होता है बाबू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाबू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया जाए यहाँ पर 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे 0 0 0 और 0 में से -12 घट जाएगा तो -12 ही आ जाएगा। तो अब इसको आराम से लिख लिया जाए 1/2 गुणा -12, 2 से कटा दीजिए -12 को, क बार में -6 बार में क्या आ गया बाबू -6 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या निकल के आ गया -6। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी क्षेत्रफल बाबू ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिख लिया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक है ना, ऐसे लिख दीजिए ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा और 6 आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो आपको यह सूत्र को क्या कर लेना है, याद कर लेना है और इसी सूत्र पर ये मान रख कर, और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग -6 लाए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं होगा और माइनस हट जाने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इकाई लिख सकते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो गया 6 इकाई यानी कि 6 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 है। इतना अगर आप बढ़िया से त्रिभुज में पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। लगभग इसमें का सारा कंसेप्ट से सारा मैथ, सारा आने वाला क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स कहिए या सब्जेक्टिव से संबंधित कहिए, सब बता दिए, कोई छूटे वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए, यदि बिंदु x,2 -3, -4 7, -5 संरेखी हो तो x का मान निकालना है। देखिए संरेखी हो तो x का मान निकालना है, यह दे दिया है यह बिंदु। तो देखिए जब भी संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के मान क्या होता है 0 होता है। जब भी संरेखी होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, संरेखी होने पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब संरेखी होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो क्या होगा कि
कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र यह लिख के और लिख देंगे बराबर शून्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फिर मान यहाँ से, ठीक है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे x1, देखिए एक बार फिर से याद कीजिए, प्लस x2, ठीक है, फिर ऐसे, फिर प्लस x3, फिर ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए y2 माइनस y3, बोलिए बोलिए, याद हो जाएगा, बोलिएगा तो याद हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, और यहाँ से क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई गलती नहीं ना है, सब ठीक ठाक है ना बाबू, सब बढ़िया है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर रख दिए 0। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पर इतना बात, बराबर के बराबर और 0 की जगह पर बाबू 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख लिया जाए 1/2। अब थोड़ा सा देख लीजिए x1, यहाँ से मान थोड़ा सा देखिए यहीं पर रख दे रहा है, इसको x1 कहिए, इसको y1 कहिए, दिखाई दे रहा है, इसको x2 कहिए, इसको y2 कहिए, और इसको कहिए x3 और इसको कहिए y3, ठीक है बाबू। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर मान रख दिए, अब यहाँ से डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। समझ में तो आपको आता होगा, एकदम आएगा। आप बहुत तेज बच्चे हैं आप लोग, तो x1 की जगह पर क्या रखेंगे x, कुछ कर दिए, y2 की जगह पर क्या कर देंगे -4, तो -4 हो गया, माइनस y3। अब देखिए y3 की जगह पर बाबू क्या हो जाएगा, तो y3 की जगह पर -5 हो जाएगा, तो हो गया यह -5। चलिए देख लीजिए, प्लस है, प्लस x2 की जगह पर -3 हो गया, y3 की जगह पर -5, माइनस y1 की जगह पर 2, प्लस x3 की जगह पर 7, और y1 की जगह पर बाबू क्या है 2, और माइनस y2 की जगह पर क्या है बाबू -4, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तब नहीं होगा, आराम से इसको देखिए अब कैसे यहाँ पर हल होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 1 से, अब देखिए -4 और माइनस प्लस 5, उसी तरह यहाँ पर क्या है प्लस है और ये गुणा में है इसके साथ, तो इसको कर दिया जाए प्लस माइनस -3, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस -7। अब यहाँ पर देखिए +7 और ये माइनस प्लस हो गया 2 + 4 बराबर 0, ठीक है। तो देख लिया जाए फिर से 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत होगा भी नहीं, x 5 में से 4 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा 70 के 21 माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए प्लस माइनस प्लस 70 के 21, ठीक है। फिर देखिए प्लस है और 4 2, यहाँ पर देख लीजिए 4 2 6 हो गया, और ये प्लस 70 के 21 तो हो गया माइनस प्लस, और ये प्लस हो गया 4 2 6 और 7, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा क्योंकि ये प्लस हो गया और 7 का 7 हो गया और 4 2 6 हो गया। चलिए ठीक, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो 1/2 x के पढ़ा है खाली x प्लस 21 और 7 6 के 42 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब सबको जोड़ दिया जाए, 1/2 x है हो गया 21 और 42, 21 और 42 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 63 बराबर 0 हो जाएगा, 63 बराबर 0। तो 1/2 को x लिख लीजिए, तो इसको दोनों को गुणा करना है, तो एक हो गया आपका बाबू क्या x प्लस एक हो जाएगा 63/2 बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, इसका ये हो गया x/2
और हो गया 63/2। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा x प्लस ये 2 आ गया 63 बराबर 0 हो गया। अगर 2 को 0 से गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा x प्लस 63 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 63, ठीक है। और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना बाबू। x प्लस 63 को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 63 और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 2 को कोई भी अंक को जब 0 से गुणा होता है तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे वाला तो कंफ्यूज है, नहीं दिखाई देता होगा। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब से देखिए यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया। और 2 के पढ़ा में 2 को बार में एक बार में तो x हो गया और प्लस 63 है तो 63 हो गया बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो नीचे 1 है तो x प्लस 63 के पढ़ा 1 खाली, यानी किसी भी अंक को एक बार गुणा करते हैं तो वही अंक आता है, यानी कि x प्लस 63 और 2 को 0 से गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी तो 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 0 हो गया। ये प्लस 63 है बराबर किधर जाएगा तो माइनस 63, यानी कि x का मान बाबू आ गया 0 में से 63 घटाइएगा माइनस 63 x का मान आ जाएगा। और यहाँ पर निकालना था क्या, यहाँ पर निकालना क्या था, यहाँ पर निकालना था x का मान क्या होगा। तो हम लोग x का मान बाबू क्या निकाल दिए माइनस 63 निकाल दिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सुन लीजिए x का मान क्या होगा माइनस 63 होगा। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो आप बेहतरीन तरीके से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आएगा, ठीक है ना बाबू। तो आपका निर्देशांक ज्यामिति का हमने पार्ट 4 तक पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बता दिया। अब जो है अगला पार्ट हम लोग चालू करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको खूब शेयर कीजिए। चलिए आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।